हेलो फ्रेंड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के दो वीडियोस हम देख चुके हैं। एक में मैंने डेफिनेशन समझाई थी और एक में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर बात की थी। दोनों वीडियोस में बेसिक समझने के बाद यहाँ हम वेरी फर्स्ट पेज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस जो शुरुआत में हमको दे रखी है वहाँ से इनिशिएट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको डेफिनेशन दे रखी है एक तो बायर एंड एक सेलर की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, जनरली बायर का मतलब होता है हु बाइज और सेलर का मतलब होता है हु सेल्स, लेकिन हमारे लिए बायर का मतलब है हु बाइज और एग्रीज टू बाय, और सेलर का मतलब भी वही, या तो सेल कर रहा है या एग्रीज टू सेल कर रहा है। वही यहाँ पे लिखा है, द टू टर्म्स बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही, एक तरफ बायर होगा तो दूसरी तरफ सेलर होगा, एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की टू पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है ना। वाइडर सेंस में है यहाँ पर कंपैरेटिवली हु बाइज बट ऑल्सो वन हु एग्रीज टू बाय भी यहाँ बायर की कैटेगरी में आएगा, सेम सैलरी वाली बात। फिर गुड्स एंड रिलेटेड टर्म्स, गुड्स और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। गुड्स हमने पढ़ा था, गुड्स का मतलब क्या है, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मनी और एक्शनेबल क्लेम दो को छोड़ दो तो उसके अलावा हर मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने कहा था मूवेबल का मतलब या तो अभी मूव कर रही है या अभी तो जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन जब सेल करेंगे तो उससे पहले उसको मूव करा सकते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्लियर? देख लें आप। इंक्लूड्स स्टॉक्स, शेयर्स, स्टॉक और शेयर इसमें स्टॉक शेयर्स के ही कलेक्टिव सेंस में स्टॉक बोलते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, वही खेत में अगर फसल है तो घास, एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड, मतलब उसको अलग करना बिफोर सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब सेल की जाएगी, जब प्रॉपर्टी, जब ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी तो उससे पहले उसको हम जमीन से सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अभी तो बोले जमीन से जुड़ी हुई, पर बाद में अलग कर लेंगे, तो वो हर चीज किस में आ जाएगी, गुड्स में। दिस इज ए वाइडर डेफिनेशन देन कंटेन्ड इन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में जो डेफिनेशन थी उसके मुकाबले काफी वाइडर डेफिनेशन है। इंग्लिश लॉ वाला स्टॉक और शेयर्स को इंक्लूड नहीं करता। एक्चुअली इंग्लिश लॉ में शेयर्स वगैरह के लिए अलग से लॉ बना हुआ होगा, इसलिए इंक्लूड नहीं करते, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हाँ, शिप इंग्लिश लॉ में इंक्लूड होता है। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन और सूट। आप जिसके लिए केस करके उससे पैसा ले सकते हो, जैसे किसी को उधार दे रखा हो, किसी से आप किराया मांगते हो। डेट इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी, डेट कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई गुड्स नहीं है। Even the FDR are considered as goods under the section 176 of Indian Contract Act. Read with the section 2 of the Sales of Goods Act. 27 मतलब गुड्स वाला एक्ट हो गया, और 176 जो है वो प्रॉपर्टी को प्लेज, गिरवी रखने से, हमने लास्ट क्लास में देखा था, गिरवी रखने को लेकर एक सेक्शन है। इन दोनों को अगर हम एक साथ कलेक्टिवली पढ़ के समझना चाहें तो FDR अपने आप में क्या हो जाता है, एक गुड्स हो जाता है, उसको भी गिरवी रखा जा सकता है वैसे। चलिए, तो इस डेफिनेशन का सार ये है, गुड्स का मतलब हो गया हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर, जिसमें ये चीजें भी इंक्लूड की जाएगी, वही शेयर, स्टॉक वगैरह। अब टाइप्स ऑफ गुड्स हमारे सामने आता है, बहुत सिंपल है, एकदम आराम से समझना। गुड्स में सबसे पहले हमें बोला एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, which are in existence at the time of contract. Existing goods which are in existence at the time of contract, which are in existence at the time of contract. जब contract किया तब existence में थे। एग्जिस्टेंस मतलब जो सेलर है उसकी ऑनरशिप में थे, ऑनरशिप में एग्जिस्ट करते थे, यानी आई एम ऑनर ऑफ दिस पेंसिल। सपोज चुन्नू मुन्नू से, इस पेंसिल का ऑनर तो मैं हूं, चुन्नू मुन्नू से डील करता है कि वो उसको ये पेंसिल बेचेगा सपोज, तो अगर ऐसा कोई वहां पे अगर डील हो रहा है, दैट इज नॉट सेल। इस गुड्स को हम वहां एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं कहेंगे। तो सेल एग्रीमेंट टू सेल, उस पर अपन बाद में बात करेंगे और आएगा, उसमें अपन बात करने वाले हैं। हाँ, पर उसको
हम वहां पर एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं कहेंगे सर ये दुनिया में विद्यमान है, दुनिया में भले ही विद्यमान हो, दुनिया में भले ही एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, और यहां एग्जिस्टेंस का मतलब है एग्जिस्टेंस है इन द ओनरशिप ऑफ बायर, यानी एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब हो गया गुड्स विच एग्जिस्ट इन द ओनरशिप ऑफ सेलर, नॉट बायर, सेलर। सेलर की एग्जिस्टेंस में जो गुड्स है, ओनरशिप में जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम बोल देंगे एग्जिस्टिंग गुड्स, वो विद्यमान गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएंगे। ठीक है। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स में दो बातें हो गई, फ्यूचर गुड्स में दो बातें हो गई, येट टू बी प्रोड्यूस एंड येट टू बी परचेज, येट टू बी प्रोड्यूस, येट टू बी परचेज। हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक बंदा मेरे पास आया, बोले सर आप कपड़ा बना दोगे क्या, 70 रुपये मीटर में हमारी बात हुई थी, कुछ 10,000 मीटर कपड़ा बना के देना था। वो एग्जांपल हमने देखा था, मैंने कहा 2 महीने बाद बना दूंगा। वहां पे वो जो गुड्स है कपड़ा, दैट इज फ्यूचर गुड्स, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो क्या है, फ्यूचर गुड्स। जो फ्यूचर गुड्स होगा उनकी हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगी। आपको बात याद आ रही होगी, मैंने वहां पे भी बोला था जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका आप ओनरशिप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका आप ओनरशिप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। हाँ, एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल्स हो सकता है, एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल्स हो सकता है, कुछ और कंडीशंस छोटी मोटी फुलफिल होनी चाहिए, सेल्स हो जाता है, ओनरशिप हाथों ट्रांसफर हो जाती है। वो एग्जिस्टिंग के साथ साथ वो रेडी होना चाहिए, गुड्स एकदम तैयार होना चाहिए, जो भी पैकेजिंग वगैरह होना, हमने कहा था ना 2 चीज होनी चाहिए, एक तो रेडी होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो रेडी होना चाहिए, ऊपर उससे बात करेंगे। पर फ्यूचर गुड्स का ओनरशिप आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। फ्यूचर गुड्स में 2 चीजें आ गई, 2 चीजें कौन सी, फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स येट टू बी yet to be purchased or produced, yet to be purchased or yet to be produced। जैसे कपड़े वाला एग्जांपल था तो yet to be produced था, अभी बना ही नहीं, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर, फ्यूचर गुड्स। अगर चुन्नू मुन्नू को बोलता है कि वो ये पेंसिल महादेव सर से खरीद के उसको बेच देगा, तो चुन्नू के लिए ये फ्यूचर गुड्स है, क्योंकि yet to be purchased, अभी उसको खरीदना बाकी, वो खरीदेगा तो आगे बेचेगा ना, अभी उसके द्वारा इस पेंसिल को खरीदा जाना बाकी है। तो ये भी टेक्निकली क्या कहलाएगा, फ्यूचर गुड्स, ये भी टेक्निकली क्या कहलाएगा, फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स में क्या लिखा, येट टू बी परचेस्ड और येट टू बी प्रोड्यूस्ड। कुल मिला के जो गुड्स मेरी ओनरशिप में नहीं, अब हो सकता है वो गुड्स है ही नहीं, या है तो सही लेकिन किसी और के ओनरशिप में, मेरी ओनरशिप में नहीं, या तो गुड्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर गुड्स एग्जिस्ट करता भी है तो मेरी ओनरशिप में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी और की ओनरशिप में, कोई और उसका मालिक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर गुड्स। मैं उसकी सेल कभी नहीं कर सकता, एग्रीमेंट टू सेल कर सकता हूं, क्योंकि जो गुड्स मेरे पास है ही नहीं उसकी मैं ओनरशिप ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं, जिसका मैं खुद ओनर ही नहीं हूं, तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो काय का ओनरशिप, और किसी और की ओनरशिप में तो मेरा ओनरशिप तो नहीं है ना। तो जिस गुड्स का ओनरशिप ही नहीं है, जिस गुड्स का ओनरशिप ही मेरे पास नहीं है, उसका मैं किसी और का ऑनर नहीं बना सकता हूं। इसमें आगे पढ़ेंगे नेमो दैट हैबिट, जो एक लैटिन मैगजीम आएगा, वहां देख लेंगे। इंग्लिश में सिंपल लाइन बोल देता हूं, जो हमारा नहीं है वो हम किसी और का बना भी नहीं सकते, यानी जिसके हम मालिक नहीं हैं हम किसी और को उस चीज का मालिक नहीं बना सकते, क्योंकि हम खुद ही मालिक नहीं है, तो आप किसी और को मालिक कैसे बना दो। यानी no one can give a better title what he himself have। आप किसी और को टाइटल मतलब राइट देना, अधिकार देना, ऑनरशिप टाइटल, आप किसी और को खुद से बेहतर टाइटल नहीं दे सकते हो। आपके पास अगर ऑनरशिप है तो किसी और को ऑनरशिप दे सकते हो, आप ऑनर नहीं हो तो आप किसी और को ऑनर बना दो, मतलब आप खुद से भी बेहतर टाइटल किसी और को दे दो, नहीं भैया ऐसा नहीं है। ये हो गए फ्यूचर गुड्स। अब इसमें एक आगे नाम लिखा हुआ कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स जो है ये टेक्निकली फ्यूचर गुड्स ही है, तो सही विद्यमान है, इन एग्जिस्टेंस है, बट नॉट इन माय ओनरशिप। गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस, है तो सही, मेरी ओनरशिप में नहीं। किसी एक इंसिडेंट के बाद उसकी ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको भेज दूंगा, यानी इसका भी एग्रीमेंट टू सेल ही होगा, सेल नहीं हो सकता।
जैसे मानो किसी व्यक्ति ने अपनी विल में मेरा नाम लिख रखा है, उसके पास एक बाइक है, उस बाइक में उसने विल में लिख रखा है मैं मर जाऊंगा सर मेरी बाइक महादेव भाई थी। मैंने आपको बोला वो बाइक मैं आपको भेज दूंगा, जैसे वो व्यक्ति मर जाएगा इवेंट विल हैपन, ओनरशिप मेरे पास आएगी, मैं आपको भेज दूंगा। तो ये क्या हो गया टेक्निकली कंटिंजेंट गुड्स, यानी जिसका ऑनरशिप अभी हमारे पास आना बाकी है। गुड्स इन एग्जिस्टेंस तो है पर हमारे पास आया नहीं है, कुछ इवेंट होगा तो आ जाएगा, और आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। एग्रीमेंट टू सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स में तीन बातें हैं, स्पेसिफाइड, अनअसर्टेन्ड, लेटर ऑन असर्टेन्ड। ये हम समझेंगे अभी। वापस एक बार क्लियर कर दूं, जो गुड्स मेरे पास मेरी ऑनरशिप में है, मतलब जो गुड्स दुनिया में है और मेरी ऑनरशिप में है, वो एग्जिस्टिंग गुड्स है। हाँ, रखे हुए किसी और के पास हो सकते हैं, मैंने किसी और के गोडाउन में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए एग्जिस्टिंग। मेरे हाथों में होना जरूरी नहीं, क्लियर करना। इन माई पोजीशन जरूरी नहीं, पोजीशन का मतलब होता है फिजिकली वो गुड्स किसके पास है। अब समझो इस पेंसिल के मालिक मान लो आप हो, सपोज यू आर द ऑनर ऑफ दिस पेंसिल। मैंने आपसे एक बार देखने के लिए मैंने कहा यार पेंसिल दिखाना यार, मस्त लग रही है यार, आई पेंसिल यार, आईफोन तो कभी जिंदगी में देखा नहीं, पेंसिल देख लेता हूँ, आई वाली पेंसिल दिखाना। आपने मुझे पेंसिल दिखाई, अभी पेंसिल किसके हाथों में, के हाथों में, यानी पोजीशन मेरी है, नशीब भली आपकी पेंसिल पर अभी आपने मुझे दिखाई तो अभी मेरे हाथों में है ना। पोजीशन मतलब फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस किसके हाथों में। तो हमने जब अभी एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स की बात बोली, हमने उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस के रिलेवेंस में कोई बात ही नहीं बोली। हमने ये नहीं बोला कि फिजिकल एग्जिस्टेंस सेलर के पास होना चाहिए, नो 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 नेवर, ये बात कभी नहीं बोली। फिजिकल एग्जिस्टेंस को लेकर हमने कोई क्वेश्चनिंग नहीं बोली। सेलर के पास है किसी और के पास है, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। वर्ड थोड़ा गलत हो जाता तो मैंने चेंज कर दिया। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिकल एग्जिस्टेंस किसके पास है, फर्क किससे पड़ता है, ऑनरशिप किसकी। अगर कोई गुड्स दुनिया में है और मेरी ऑनरशिप में है, दुनिया में है और मेरी ऑनरशिप में, तो वो क्या कहलाएंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड्स या तो दुनिया में नहीं है और दुनिया में है लेकिन मेरी ऑनरशिप में नहीं है, या तो मुझे उसे प्रोड्यूस करना या मुझे उसे खरीदना है, तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर गुड्स। गुड्स दुनिया में तो है लेकिन मेरी ऑनरशिप में नहीं है, कोई इवेंट हो जाएगा तो मेरी ऑनरशिप में आ जाएगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, कंटिंजेंट गुड्स। अब जो गुड्स मेरी ऑनरशिप में नहीं है मैं उसे बेच भी नहीं सकता। जो गुड्स मेरी ओनरशिप में नहीं है मैं उसे बेच भी नहीं सकता। मतलब आई एम नॉट द ऑनर, आई कांट मेक एनीवन, नो वन कैन गिव ए बेटर टाइटल ही व्हाट ही हिमसेल्फ हैज देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। वन कैन गिव ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही सेल्फ हैव। हमारे पास जो ऑनरशिप है उससे बेहतर ऑनर हम किसी और को नहीं बना सकते। अब एग्जिस्टेंस में हम तीन चीजों में आते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, एक साइकिल पे गुब्बारे बेचने वाला जा रहा था, बलून बेचने वाला जा रहा था। उस बलून वाले को मैंने रोका, उसके पास बहुत सारे बलून थे, उसके पास बहुत सारे बलून वर इन एग्जिस्टेंस, और ऑब्वियसली वो बेचने निकला है तो उसी के ऑनरशिप में होंगे। ऑब्वियस यही है, ठीक है, चोरी करके थोड़ी निकला होगा, हम जनरली ही मानेंगे ना उसी के हैं, चोरी वोरी ठीक है, फालतू बात, एक बार साइड। यानी ये एग्जिस्टिंग गुड्स हुआ कि नहीं हुआ। वो सेलर है, मैं बायर हूं, मैं खरीदना चाह रहा हूं, बेचना चाह रहा है, गुड्स इन एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, उसके ओनरशिप में है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड, करेक्ट। मैंने बोला भैया बलून कितने का, उसने कहा 10 रुपए का। मैंने कहा बलून कितने का, उसने कहा 10 रुपए का। मैंने कहा चलो 10 रुपए एक बलून दे दो। चलो 10 रुपए लो, एक बलून दे दो। यहां गुड्स एग्जिस्टिंग है लेकिन अनअसर्टेन है। बहुत सारे बलून में से कौन से बलून को लेकर हम लोगों ने फाइनल किया, नॉट येट डिसाइड। यानी गुड्स इन एग्जिस्टेंस तो है लेकिन असर्टेनमेंट नहीं किया गया है कि कौन सा वाला, स्पेसिफिक कौन सा वाला, भैया 5 है ना, उनमें से कौन सा वाला, लाल है, पीला है, नीला है, हरा, कौन सा वाला बलून, स्पेसिफिकली नॉट डिसाइडेड। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन गुड्स। उसको अपन क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन गुड्स। एक और एग्जांपल लेते, बलून वाला था, मैंने उसको बोला अरे भैया लाल वाला बलून कितने का, उसने कहा 10 रुपए। मैंने क्या बोला, ये लाल वाला बलून कितने का, बलून सारे ही एग्जिस्टिंग थे,
बलून सारे एग्जिस्टिंग थे, लेकिन मैंने उसको पहले ही क्लियर कर दिया ये लाल वाला बलून। और जब लाल वाला बलून हमने क्लियर कर दिया, फिर मैंने कहा चलो लाल वाला बलून 10 रुपए का ना, हाँ ये 10 रुपए बलून दे दो। यानी मैंने कौन सा बलून खरीदा है? लाल वाला। ये स्पेसिफिक। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि दैट बलून, दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट पर्टिकुलर थिंग। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस में ही, उस कॉन्ट्रैक्ट के बनने की प्रोसेस में ही, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी में आप ये डिसाइड कर लो कि एग्जिस्टिंग वाले गुड्स में से कौन सा गुड्स, आप डिसाइड कर लो कि एग्जिस्टिंग गुड्स में से स्पेसिफिकली कौन सा वाला, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। और जब स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया गया है, बहुत सारे उनमें से कोई एक, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? अनसर्टेन गुड्स। लेकिन एक बात तो श्योर है, बहुत सारे बलून थे, मैंने कहा बलून कितने का? उसने कहा 10 रुपए का। मैंने कहा 10 रुपए बलून दे दे। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, विदाउट स्पेसिफिकली डिसाइडिंग दैट विच बलून, विदाउट स्पेसिफिकली डिसाइडिंग कौन सा बलून, डिसाइड तो नहीं किया, उसको अपन क्या बोलेंगे? अनसर्टेन गुड्स। बट ऑब्वियस है, जब वो मुझे बलून देगा तो कोई एक ही बलून देगा, सारे तो नहीं देगा। उसने हाथ लगाने लगा रेड वाले पे, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, येलो वाला देते। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब गुड्स की डिलीवरी देने की बात आई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब गुड्स की डिलीवरी देने की बात आई, तो उन गुड्स को हमने असर्टेन किया। अब हमने स्पेसिफिकेशन किया कि ये वाला, तो कहलाता असर्टेन गुड्स। क्या कहलाता? असर्टेन गुड्स। यानी क्लियर करो, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी समय डिसाइड कर लिया गया कि ये वाला, कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया ये वाला, तो वो क्या है? स्पेसिफिक। कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड नहीं किया तो बाद में तो करना ही पड़ेगा, वरना डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे होगी? ये कोई ना कोई तो पक्का सेट होगा ना, तो डिलीवरी कैसे होगी? तो वो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, वो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, उसको परफॉर्म करने के लिए अनसर्टेन गुड्स को बाद में आइडेंटिफाई तो किया जाएगा, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? असर्टेन। यानी existing goods identified at the time of contract and does not identified at the time of contract। जिससे कॉन्ट्रैक्ट के समय आइडेंटिफाई कर लिया, वो स्पेसिफिक नहीं किया, अनसर्टेन। लेकिन अनसर्टेन गुड्स को टू कंप्लीट द डिलीवरी वी हैव टू सर्टेन, वी हैव टू मेक देम सर्टेन। उसको अपन वहां क्या बोल देंगे? उसको अपन वहां क्या बोल देंगे? असर्टेन गुड्स। यानी स्पेसिफिक और अनसर्टेन, अनसर्टेन को और द डिलीवरी में फाइनली कंक्लूड तो करना पड़ेगा ना, गुड्स देगा तो बता के देगा कौन सा वाला, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसके बाद असर्टेन। यानी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर आइडेंटिफाई हुआ है तो स्पेसिफिक, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हुआ है तो अनसर्टेन। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हुआ है तो स्पेसिफिक, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हुआ है तो अनसर्टेन। सर इसमें इतना खुद के पढ़ाने की क्या जरूरत है, लॉ में लिखने की क्या जरूरत है? मतलब ठीक है ना सर यार, क्या फर्क पड़ता है हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि बाद में आइडेंटिफाई किया? फर्क पड़ता है, वो फर्क मैं आपको बाद में समझ, जब मैं पासिंग ऑफ रिस्क पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा आपको फर्क कि पहले आइडेंटिफाई और बाद में आइडेंटिफाई करने का क्या फर्क। क्लियर करना, अनसर्टेन को जब सर्टेन किया जाता है, अनसर्टेन को जब सर्टेन किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अनसर्टेन को सर्टेन करने की प्रोसेस, मतलब छटनी करने की प्रोसेस कि ये वाला गुड्स वो वाला गुड्स, सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं कि सिलेक्शन किया जा रहा है कि कौन सा वाला गुड्स है। सिलेक्शन की अपनी एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। सिलेक्शन बायर करता है कि सेलर करता है? बायर करेगा तो सेलर से पूछ के, सेलर करेगा तो बायर से पूछ के, जो भी है ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, आगे आएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एक वर्ड आएगा हमारे पास जहां हम बात करें अप्रोप्रिएशन ऑफ
वापस पीछे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स हमारे सामने जो लिखे हुए उनको अपन पढ़ लेते हैं। यस, existing goods which are such goods are in existence at the time of contract of sale, those owned or possessed by seller at the time of the sale। owned होना कंपलसरी, क्लियर करना, उसके पास हो नहीं हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, owned होना कंपलसरी। specific goods means goods identified and agreed upon at the time of contract of sale made। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया गया उसी समय उन गुड्स को आइडेंटिफाई करके अग्रीड कर लिया। मैंने कहा लाल वाला गुब्बारा कितने का, उसने कहा 10 का, मैंने कहा 10 रुपए, यानी मैं कौन सा गुब्बारा खरीदना चाहता हूँ, लाल वाला। वो कौन सा बेचना चाहता है, लाल वाला। बात पहले ही होगी ना पक्की, हाँ सब पक्की, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक गुड्स। फिर आते हैं अपन असर्टेन गुड्स। इससे पहले अनअसर्टेन देख लेते हैं, ये सीक्वेंस मॉड्यूल थोड़ा सा अनअसर्टेन के बाद सर्टेनमेंट होगा। Are goods which are not specifically identified or ascertained at the time of making the contract। कॉन्ट्रैक्ट करते समय उनको हमने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया था, उनको असर्टेन नहीं किया था। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। हमने डिस्क्रिप्शन दिया या सैंपल दिया, हमने गुब्बारा कितने का, गुब्बारा कौन सा वाला ये नहीं बताया, ये चीज हमने समझा दी, डिस्क्रिप्शन दे दी है खाली आवाज से, भैया मैं ये चीज लेके भेज दूंगा, पर स्पेसिफिक कौन सा वो नहीं पता। Ascertained goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ उस समय तो वो क्या थे, अनसर्टेन थे, और बाद में क्या बन गए, सर्टेन बन गए। दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट हैज बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड। लॉ में नहीं लिखा हुआ है पर उसको अलग से इंटरप्रेट किया गया और इसकी जरूरत पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट करते समय आइडेंटिफाई करना और कॉन्ट्रैक्ट के बाद आइडेंटिफाई करने का डिफरेंस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense as specific goods। specific और ascertain को हम एक तरह से यूज कर लेते हैं। When from a lot or out of large quantity of unascertain goods, the number or quantity contracted for is identified, such identified goods are called ascertain goods। ये कह रहा है कि unascertain goods थे, उनमें से हम नंबर या क्वांटिटी हम जब आइडेंटिफाई कर लेते कि ये वाला वो वाला, एग्जैक्टली भाई 2 गुब्बारे कौन से वाले, ये वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो क्या गुड्स हो गए, असर्टेन। Here, a wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agreed to sell 50 bales and this 50 bales were selected and set aside। सेलेक्ट कर लिया, बोले कौन सी, ये वाले 50 बोरे साइड कर दी, तो ये क्या हो गया, असर्टेन। फर्क पड़ेगा इसका, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स goods to be manufactured or produced or acquired। यानी या तो उसको हमें मैन्युफैक्चर करना या उसे प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करना एक बड़ा टर्म है, प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो आई जाती है, क्योंकि सामान्यतः प्रोडक्शन जो वर्ड होता है उसमें गुड्स सर्विसेज सब आती है। गुड्स का फिजिकल चेंज हो ना हो, सिर्फ वैल्यू बढ़ रहा है तो भी उसको हम प्रोडक्शन बोल देते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में। मैन्युफैक्चरिंग में वो चीज़ें आती है, वो एक्टिविटीज़ आती है जिसके अंदर गुड्स का फिजिकल चेंज हो। मतलब कपड़े से शर्ट बने तो ये प्रोडक्शन तो ही अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग। शर्ट वो का वही, उसका खाली अच्छा सा आपने आयरन कर दिया, पैकेजिंग कर दिया, थोड़ा सा उसको पॉलिश कर दिया, तो उसमें आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, आपने टेक्निकली उसमें खाली प्रोडक्शन किया। ठीक है ना, प्रोडक्शन ब्रॉडर वर्ड होता है। सेलर को अभी तक खरीदना बाकी है, ठीक है, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर पाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल। हमेशा क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल, कभी सेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसकी आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अलग अलग एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, बहुत सिंपल है, मैं इसलिए रीड नहीं कर रहा। जब थोड़ा सा भी टेक्निकल एग्जाम्पल होता है मैं रीड कर लेता हूँ, यहाँ बहुत सिंपल है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हो मेरे से। कंटिंजेंट गुड्स, द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टन कंटिंजेंसी। वो ऐसा हो गया तो गुड्स मेरे हो जाएंगे, और मेरे हो जाएंगे तो मैं आपको बेच दूंगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट गुड्स। किसी अनसर्टन इवेंट पर डिपेंड करते हैं, यानी ये भी गुड्स फ्यूचर गुड्स ही टेक्निकली तो भैया परचेज होना बाकी है, पर परचेज कब होंगे, एक्विजिशन कब होगा, जब कोई ना कोई एक अनसर्टन इवेंट हैपन हो। ए एग्रीज टू सेल बी, agrees to sell B a Picasso painting provided he is able to purchase it from the present owner। मुझे वहां से मिल गई तो मैं आपको दे दूंगा, मतलब वो नहीं बेचेगा तो मैं आपको कैसे दूंगा। कंटिंजेंट गुड्स में भी एग्रीमेंट टू सेल होगा, सेल नहीं हो सकता है क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। गुड्स जिनका एग्जिस्टेंस है, ऑनरशिप है,
उनको मैं मेरे लिए क्या कहूँगा, एग्जिस्टिंग गुड्स। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होना, प्रोडक्शन होना या परचेज होना बाकी है उसको अपन क्या कहेंगे, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स में ही एक नाम हो गया कंटिंजेंट गुड्स, जिनका परचेज होना बाकी किसी और की ऑनरशिप में है। अगर उसने मुझे बेच दिया तो, अगर वो मर गया तो मेरे नाम पे आ जाएगा, मतलब इवेंट हो गया तो मैं आपको दे दूंगा, कुल मिला के मेरी ओनरशिप में आ जाएगा, तो मैंने एक्वायर कर लिया। तो एग्जिस्टिंग गुड्स भी दो हो गए, स्पेसिफिक और अनसर्टेन। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्पेसिफिक, कॉन्ट्रैक्ट करते समय आइडेंटिफाई नहीं किया था, खाली बात हो गई थी, भैया मैं आपको 10 बलून दे दूंगा, बात हो गई थी। होता ना कई बार दुकान में जाते भैया हाँ हाँ ठीक है, फिर वो चीज़ निकालते भैया इनमें से कौन सा दूँ, तो अपन आइडेंटिफाई कर लेते इसमें से ये वाला, तो अपन बोलेंगे कि बाद में आपने अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किया और फाइनली असर्टेनमेंट हो गया, उसके बाद ओनरशिप की ट्रांसफर होगी। ओनरशिप ट्रांसफर थर्ड यूनिट में आएगा, हालांकि मैं सेकंड के बाद सीधा आपको थर्ड ही पढ़ाऊंगा, वहां अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ गुड्स में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे चलते हैं, डिलीवरी पढ़ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर इस वीडियो को कवर करेंगे। डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है फिजिकल ट्रांसफर करना। डिलीवरी का मतलब क्या है? पोजीशन का फिजिकली ट्रांसफर होना एक पर्सन से दूसरे। यानी आप बेसिकली ये समझो, सेल्स का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। और डिलीवरी मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है फिजिकल राइट। फिजिकल राइट का मतलब फिजिकली उसको हाथों में रखने का अधिकार, या हाथों में किसके हाथों में है, फिजिकली राइट्स किसके पास है, अभी हाथों में किसके, वो पोजीशन क्या, यानी नाउ राइट नाउ इट इज इन माय पोजीशन, या आई एम द ऑनर, ठीक है, वो भी बात ठीक है, पर अभी इसका पोजीशन मेरे पास। देखो वापस थोड़ा सा ब्रॉडर समझ लो, ये मेरे हाथों में तो भी मेरी पोजीशन है, मेरे जेब में हाथों में तो भी मेरी पोजीशन है, मैंने अपनी अलमीरा में रख रखा है इसको तो भी मेरी पोजीशन है। फिजिकली वो चीज किसके पास है? हाथों में हो, हाथों में लेके थोड़ी घूमेगा यार हर हाथ में हर चीज को यार। मान लो मेरे खेत में गेहूं की खेती हुई, मुझे लगता है यार अभी प्राइसेस कम है, बाद में अच्छे प्राइस मिलेंगे, आपका कोई गोडाउन है, मैंने कहा आपके गोडाउन में मैं गेहूं रख दूं क्या? आपने, मैंने गेहूं आपके गोडाउन में रख दी, जो भी चार्जेस आई विल पे, ठीक है ना, मैंने आपके गोडाउन में गेहूं रख दी। ऑनरशिप किसकी है? मेरी है ना, रहना भाई तो मेरी है। हाँ, पोजीशन किसका है? पोजीशन किसका है? टेक्निकली यू आर द पोजीशन ऑफ दैट। फिजिकली किसके पास है? वो पोजीशन कहलाता है। ओनरशिप किसके पास है? वो राइट्स कहलाते हैं, अधिकार कहलाते हैं बेचने के। सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, डिलीवरी में ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है। जब कभी सेल होगा तो डिलीवरी फाइनली होगी, क्योंकि अगर सेल हुआ है तो गुड्स का अधिकार किसी और का हो चुका, मालिक हो चुका, तो आपको उसे पोजीशन नहीं पड़ेगी फाइनली। अभी दो बाद में दो, पहले तो हमने पढ़ा था, पहले भी हो सकती है बाद भी हो सकती है, पर पोजीशन ट्रांसफर होगा। 3 तरह की डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। व्हाट इज एक्चुअल डिलीवरी? फिजिकल ट्रांसफर करना सीधा सीधा, ये मेरे हाथों में पेन है, आपने मेरे से खरीदा या हमारी कोई बात हुई, मैंने आपको दी। बस यार खाली सेल्स में ही डिलीवरी होगा जरूरी नहीं, बेलमेंट में भी डिलीवरी होती है। बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस व्हिच शैल बी रिटर्न बैक ऑन द कंप्लीशन ऑफ पर्पस। आपने दर्जी को कपड़े दिए तो वो क्या डिलीवरी है ना कपड़ों की, तो आप कपड़ों की डिलीवरी कर रहे हो। फिजिकल पोजीशन तो चेंज हो रहा है, पहले आपका था अब उस टेलर का हो जाएगा। ओनरशिप चेंज नहीं हो रही, दैट इज नॉट सेल, दैट इज जस्ट पोजीशन, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, डिलीवरी। एक तो था फिजिकल डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी मतलब गुड्स को सीधा सीधा सामने वाले को दे दो, गुड्स को सीधा सीधा सामने वाले को दे दो, फिजिकल डिलीवरी, फिजिकली डिलीवर कर दिए जाते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को एक्सेप्शनल डिलीवरी भी कहते हैं। एक्सेप्शनल डिलीवरी भी कहते हैं एक तरीके से, बोली चाली का भाषा लिखना नहीं है, एक्सेप्शनल डिलीवरी बोल चाल में कहते हैं, आपको वहां लिखना नहीं है। एक्सेप्शनल डिलीवरी मतलब डिलीवरी का बेसिक सेंस क्या था? पोजीशन, फिजिकल पोजीशन एक बंदे से दूसरे बंदे को जाना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो डिलीवरी है जब फिजिकल पोजीशन एक बंदे से दूसरे बंदे को जाता नहीं है तो भी डिलीवरी हो जाती है।
यानी इट इज ए फॉर्म ऑफ डिलीवरी जिसमें फिजिकल पोजीशन चेंज होता ही नहीं है। बहुत जोरदार है। मतलब ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है डिलीवरी की। डिलीवरी का बेसिक सेंस क्या था? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज हो रही है, फिजिकली गुड्स एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है, या फिजिकल पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, पोजीशन पहले एक पास में थी अब दूसरे के पास चलेगी, उसे डिलीवरी कहते हैं ना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में डिलीवरी भी होती है और फिजिकल पोजीशन ही चेंज नहीं होती है। अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है डिलीवरी का, समझने की कोशिश करना। मेरे गेहूं आपके गोडाउन में पड़े, आपने मुझे रसीद दे रखी है और मैंने आपको बोल रखा गेहूं मेरे आपके पास रखे हुए। मैंने उस वीट को, या वो वीट जो आपके पास पड़े तो उन वीट को सेल करने का, मान लो 100 बैग्स ऑफ वीट थे, 100 बैग्स ऑफ वीट को सेल करने का मैंने एग्रीमेंट किया किसी नत्थू लाल के साथ। मैंने कहा नत्थू भैया ये वीट मेरे पास 100 बोरी गेहूं पड़ा है, आपके गोडाउन पे लाके उनको दिखा दी। मैंने कहा ये गेहूं आप देख लो। रेट क्या? अब डिसाइड हो गया 18 रुपीज़ पर केजी। उन्होंने कहा चलो गेहूं मैंने खरीदे। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको बेचे, गेहूं दे दो। मैंने कहा बिल्कुल साहब। मैंने आपको फ़ोन लगाया, मैंने कहा भैया, भैया दीदी अब जो भी है, मतलब ठीक है ना आप। मैंने कहा भैया दीदी, चलो आपका नाम भी यहाँ पे चुन्नू मान लेते हैं। क्या अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, मान लो ना यार, चुन्नू ठीक। मैंने कहा चुन्नू तेरे गोडाउन में गेहूं पड़े हैं 100 बैग्स मेरे, हाँ आज के बाद वो गेहूं आप मेरे नाम पे नहीं नत्थू भैया के नाम पर होल्ड करो। आज के बाद वो गेहूं आप मेरे नाम पे नहीं नत्थू भैया के नाम पे होल्ड करोगे, और आप नत्थू भैया को इस बात का एक्नॉलेजमेंट दे दोगे कि नाउ यू आर होल्डिंग वीट्स ऑन हिज, वीट्स नहीं सॉरी वीट ऐसा नहीं है, वीट ऑन हिज बिहाफ। हो गई डिलीवरी। बस समझो यार, समझो। मजाक में ले लेते हो, कभी कभी आप सीरियस नहीं होते हो किसी को लेकर, हमको सीरियस होना पड़ता है। फिर क्या करें भैया, हमारा तो काम ही आसान का है। ए बी सी, सी जो है, ए जो है वो है सेलर, बी जो है वो है बायर, और सी जो है वो है गोडाउन वाला, या वेयरहाउस की, वेयरहाउस हो गया। सारा गुड्स किसके पास पड़ा है? गोडाउन में सी के पास। ए ने वो गुड्स बी को सेल कर दिया, इसने पेमेंट कर दिया, या पेमेंट के लिए जो भी क्रेडिट टर्म्स वगैरह वो सेट हो गई, यानी इनके बीच में सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब सेल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गुड्स की डिलीवरी होगी कि नहीं होगी? गुड्स की डिलीवरी होगी। ए ने सी को कहा, ए ने सी को कहा नाउ यू आर होल्डिंग, you are holding goods for B, यानी ऑन बिहाफ ऑफ B। अब आप B के बिहाफ पर गुड्स होल्ड कर रहे हैं। हो गई कंस्ट्रक्ट डिलीवरी पूरी? नहीं। जैसे ही C इस बात का एक्नॉलेजमेंट देगा B को, एक्नॉलेजमेंट देगा कि अब मैं गुड्स आपके बिहाफ पर होल्ड कर रहा हूं, हम मानेंगे डिलीवरी हो चुकी है। ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। गुड्स का पोजीशन पहले किसके पास था? सी के पास। अभी भी किसके? सी के पास। यानी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो डिलीवरी है जिसमें बेसिक थॉट ऑफ डिलीवरी पूरा नहीं हो, लेकिन फिर भी एक तरह की डिलीवरी। बेसिक थॉट ऑफ डिलीवरी क्या था? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन पहले किसका था? सी का। अभी भी किसका है? सी का। लेकिन पहले सी ए के बिहाफ पर होल्ड कर रहा था, यानी इसको जब चाहे तब ए लेके जा सकता था। अब वो सी किसके बिहाफ पर होल्ड कर रहा है? बी के बिहाफ पर। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन इट इज, मतलब डिलीवरी इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग, एज इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। अटॉनमेंट मतलब एक्नॉलेजमेंट, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। जैसे सी ने उसको एक्नॉलेजमेंट दिया, where a warehouse man holding the goods for A agrees to hold them on behalf of B at A's request। A के कहने पर जब वो B के लिए गुड्स होल्ड करना चालू कर देता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी।
आपने कहा कि यार सर एक बार बाइक देना यार आपकी, मैं कहूँगा चल नीचे चल, बाहर लेके गया आपको, बाइक उठाई, जय श्री राम, बाइक उठा के आपको बोले कैसी होती है बाइक की डिलीवरी, कैसे दी जाती है बाइक की डिलीवरी। बाइक अगर आपको किसी को देनी तो आप कैसे दोगे, बाइक उठा के लेके जाओगे, बोले ये ले साहब रख, कैसे देंगे, ऑब्वियसली कैसे, क्या करेंगे वहां पे, हम क्या देंगे, यानी हम कुछ सिंबल देंगे, हम गुड्स नहीं देंगे, हम उसका कुछ सिंबल देंगे। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई जैसे मैंने गोडाउन में कहीं माल रखा, रेलवे से मेरा गुड्स आ रहा है, रेलवे से मेरा गुड्स आ रहा है, रेलवे से जब गुड्स आता है तो एक रेलवे रिसिप्ट जनरेट होती है, क्या जनरेट होती है, रेलवे रिसिप्ट। और जिसके पास वो रेलवे रिसिप्ट होगी वो उस गुड्स को वहां पे जाके मतलब उस गुड्स को ले सकता है, गुड्स पे अपना अधिकार जता सकता है। रेलवे से गुड्स आ रहा है, मेरे पास रेलवे रिसिप्ट आ गई, आई एम होल्डिंग द रेलवे रिसिप्ट, मैं रेलवे के पास गया, रिसिप्ट दिखाई, मैंने कहा गुड्स मेरे को दे दो, मिल जाएंगे। अब गुड्स रेलवे के पास पड़े हैं, मेरे पास रेलवे रिसिप्ट है, मुझे गुड्स की डिलीवरी करनी है मिस्टर एक्स को, मैंने उनको रेलवे रिसिप्ट, जो रेलवे रिसिप्ट था वो रिसिप्ट दे दिया उनको, मैंने रिसिप्ट दिया और मैंने बोला ये रिसिप्ट आप रखो, गुड्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो जो मैंने रिसिप्ट दिया है इसे कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी, इसे अपन क्या कहेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी। अब वो किसी को बाइक देना, अपने बाइक की चाबी दी है, उसे अपन क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी। यानी सिंबॉलिक डिलीवरी में एक टोकन दिया जाता है, टोकन, व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन और ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, कुछ और ट्रांसफर करने के लिए टोकन दिया जाता है। मुझे चाबी डिलीवर नहीं करनी बाइक है पर चाबी टोकन है बाइक के लिए। दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट मे बी मेड बाय हैंडलिंग ओवर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वगैरह क्या है उस पर अपने को अभी डिस्कशन करना पड़ेगा। यहां एक बार आ जाता, टाइटल, डॉक्यूमेंट, शोइंग टाइटल, ये लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद अभी अपनी एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। आपने 10th पास की होगी, शायद की होगी, आई एम नॉट श्योर, वेरी मच श्योर तो नहीं हूं, पर शायद की होगी तभी यहां तक पहुंचे हो। आपने 10th पास की होगी तो आपके पास 10th पास की मार्कशीट भी होगी। वैसे आपने शायद 12th भी पास कर ली होगी वैसे तो ना, तो 10th पास की, ठीक है ना, 10th 12th एक ही बात, 10th में आपने 10th पास कर ली होगी, 10th पास कर ली तो आपके पास 10th पास की मार्कशीट होगी, उस मार्कशीट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आपका नाम। जैसे मेरी जो 10th की मार्कशीट उसमें लिखा हुआ है 34% महादेव बाहिती, महादेव बाहिती, टोटल 34%, गरीब आदमी इतने ही नंबर आए, 34%, और ऊपर नाम लिखा हुआ महादेव बाहिती। यानी वो मार्कशीट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आई बिलोंग्स टू महादेव बाहिती, आई बिलोंग्स टू महादेव बाहिती, आई बिलोंग्स टू महादेव बाहिती। दैट इज नॉन एज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। उसे अपन क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। वो डॉक्यूमेंट शो कर रहा है कि मेरा टाइटल किसका, मेरा ऑनर कौन है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। आप थिएटर में 2 मूवी की टिकट बुक करवाओ, क्या उसमें लिखा हुआ मैं किसकी हूं, वो टिकट जिसकी है उसके पास मूवी देखने का अधिकार। यानी अगर मैं आपको बोलता हूं 2 कॉर्नर की सीट बुक करा रखी है मैंने एकदम खोपचे वाली साइड में मस्त, आप दोनों 2 दोस्त जाना, भाई भाई जाना आराम से, और तो किसको लेके जाओगे, मतलब जाना, देखिए ना खोपचे वाली सीट है, कोने वाली, किसी और का भी ले जाना हो तो आपके पास जैसा साधन हो, भाई हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास परमानेंट साधन है, आपके पास जैसा टेम्पररी साधन हो देख लेना, जाया ना, आपको 2 टिकट मैं दे दूं। अगर मैं टिकट आपको दे दूं तो क्या आप वहां पे मूवी देखने का अधिकार आपका हो जाएगा? हाँ, मेरी 34% लिखी हुई मार्कशीट है, वो मार्कशीट आपको दे दूं तो 34% आपके हो जाएंगे। पहली बात तो क्यों चाहिए, आपके खुद के ज्यादा आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको दे दूं तो क्या आप उस मार्कशीट के मालिक हो जाओगे, तो 34% आपके हो जाएंगे? नहीं। यानी समझना, एक होता है डॉक्यूमेंट जो बताता है कि मेरा मालिक कौन है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। एक होता है डॉक्यूमेंट जो बताता है कि मैं जिसके पास हूं वो मालिक है। यानी ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट शोज राइट एंड इट शोज ऑनर।
डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बताता है कि मेरा ऑनर कौन है, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बताता है कि किसके पास अधिकार है, मतलब इस व्यक्ति के पास जिसके पास डॉक्यूमेंट उसके पास क्या अधिकार है, वो अधिकारों को बताता है। अगर आपके पास थिएटर की एक टिकट है, मतलब आपको अधिकार है उस थिएटर में जाके उस समय पर मूवी देखने का, उस सीट पर बैठकर जो भी सीट का है, दैट यू आर हैविंग द राइट। वो आप किसी और को दे दो तो किसी और को मिल जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ये नहीं बताता है कि मैं किसका, वो ये बताता है कि इससे आपको अधिकार क्या मिलने वाला है। जैसे रेलवे रिसिप्ट, रेलवे से सामान आया, रेलवे रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट डज नॉट शोज हु इज माय ऑनर, इट शोज द राइट, you are having a right to recover this much of amount, या to avail this much of amount of goods and services, goods obviously, सर्विस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, goods from the railway। आप रेलवे स्टेशन पर जाके ये गुड्स आप डिमांड कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ये इसमें कागज में लिखा हुआ अधिकार है आपके पास। यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अधिकार को शो करता है। अगर आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और को दे देते हो तो सामने वाला व्यक्ति वो अधिकार प्राप्त कर लेगा गुड्स को क्लेम करने का। यानी पहले जो गुड्स आपकी पोजीशन में थे, क्योंकि कागज आपके पास था, आपने जैसे कागज उसको दे दिया, अब गुड्स उसके पोजीशन में चले गया, वो चाहे जो गुड्स रद्द कर सकता है, तो गुड्स को क्लेम करके लेके आ जाएगा, वहां से बुला सकता है, उसके पास अधिकार है। इसको बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक। क्लियर करना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में डॉक्यूमेंट्स या टोकन नहीं था। देयर वाज नो डॉक्यूमेंट, देयर वाज नो टोकन, देयर वाज जस्ट एक्नॉलेजमेंट। जहां पे एक बंदे ने दूसरे को कहा कि अभी से गुड्स आप मेरे नहीं उसके बिहाफ पर होल्ड कर रहे हो, और उसने उस बंदे को एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि यस आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ। देयर वाज एक्नॉलेज, वेयरहाउस कीपर का एक्नॉलेजमेंट था, जिसके पास गुड्स पोजीशन में पड़ा था उसका एक्नॉलेजमेंट था। यहां हम एक्नॉलेजमेंट की बात नहीं, यहां उस बंदे से मतलब भी नहीं, हम रेलवे से पूछ भी नहीं रहे क्या करना, हम उस एक्चुअल पोजीशन से पूछ भी नहीं रहे कि भैया तू एक्नॉलेजमेंट दे, तू मेरे नहीं उसके बिहाफ पर होल्ड कर, उससे बात ही नहीं हो रही है। उसने हमें कागज का टुकड़ा दे रखा है, जो कागज का टुकड़ा अधिकार को दिखाता है। अधिकार किस चीज का अधिकार? उस गुड्स के ऊपर अधिकार कि भैया गुड्स कौन लेने आएगा, गुड्स किसको मिलेंगे, उस गुड्स पर अधिकार किसका, उस अधिकार को दिखाता है। और जैसे आप वो कागज सामने वाले को दे दोगे, पहले आप गुड्स वहां से लेके आ सकते थे, अब गुड्स लाने का अधिकार उसके पास हो गया, टेक्निकली आपने गुड्स उसको दे दिए, गुड्स का पोजीशन चेंज हो। क्लियर करना, हमेशा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सिंबॉलिक डिलीवरी करेंगे। ये एक तरह से टोकन है जिससे अधिकार, गुड्स को लेने का अधिकार आगे से आगे शिफ्ट हो सकता है, मिल सकता है आगे से आगे पार्टी को। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल तो क्लियर बताता है कि मेरा ऑनर ये है, अब आप मुझे किसी को भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ऑनर ये है तो ये का यही रहेगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स लाइक बिल ऑफ लाइडिंग होता है, एक रेलवे रिसिप्ट होता है, डिलीवरी ऑर्डर होता है, कीज ऑफ वेयरहाउस कंटेनिंग गुड्स, वेयरहाउस में गुड्स पड़ा, चाबी दे दिया आपने उसको, वही मैंने कहा टोकन दे रहे हो, बाइक के लिए चाबी दे रहे हो, जैसे ये सब। गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट, ये स्टेट में बाद में बात करूंगा, अभी बिल्कुल इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। डिलीवरेबल स्टेट के लिए मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, दैट आई विल डिस्कस अबाउट एट द टाइम ऑफ थर्ड यूनिट। मैं फर्स्ट के बाद वैसे भी थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगा, सेकंड यूनिट बाद में पढ़ा, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होते ही हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, और वहाँ मैं डिलीवरेबल स्टेट की बात करूंगा, बिल्कुल डिटेल में करूंगा, फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, इस सिर्फ मैं डिलीवरी के तरीके बता रहा हूँ, डिलीवरेबल स्टेट की बात नहीं कर रहा। यहाँ आपको समझा रखा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, और फिर यहाँ नीचे समझाया कि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल अलग चीज होती है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अलग चीज होती है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में जो एग्जांपल्स लिखे हैं सारे आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एज इट इज आपको रटने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के लिए क्या लिखा है, एक शेयर सर्टिफिकेट, आजकल तो डिजिटल आता है, लेकिन अगर कागज में भी शेयर सर्टिफिकेट हो, आपके नाम पे लिखा हुआ है भैया रिलायंस में आपके पास 100 शेयर, अगर कागज में लिखा हुआ सपोज, शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। Certificate just shows, it is not document title, it is document showing title. It merely shows that the person named in the share certificate is entitled to the shares represented by it. यानी इसमें जो शेयर लिखे हुए 100 शेयर लिखे हुए, तो 100 शेयर का ऑनर कौन है, महादेव बायती के नाम पे, तो महादेव बायती 100 शेयर का ऑनर है। It just shows that महादेव बायती is owner of 100 shares. You can't transfer it. It is document showing title, not document of title. Document showing title. It does not allow that the person to transfer the shares mentioned therein. आप एंडोर्समेंट करके, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी कागज पे साइन करके सामने वाले को दे देना,
अपने अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब एंडोर्समेंट होता है तो एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जो होल्डर है वो साइन करके किसी और को आगे दे दे, दैट इज एंडोर्समेंट। यू कांट एंडोर्स दैट, आप उसको एंडोर्स नहीं कर सकते, उस पर साइन करके आप किसी और को नहीं दे सकते हो, नहीं चलेगा, ठीक है ना। डज नॉट अलाउ, आपको ऐसा नहीं, अधिकार नहीं है, यानी वो डॉक्यूमेंट शोइंग है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कब होता है? जब आप सामने वाले को दे दो वो मालिक हो जाए, या तो साइन करके देने पे मालिक हो या बिना साइन करके भी मालिक हो सकता हो। जो भी उस डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक प्रोसेस हो वो आपको फुलफिल करनी है। प्रोसेस मतलब या तो साइन या बिना साइन। शेयर्स आपको बेचने हैं तो आपको कंपनी को बोलना पड़ेगा कि शेयर्स जो मेरे नाम पे थे आप उनके नाम पे करो। आप अपना पुराना सर्टिफिकेट भेजोगे, अपना रिक्वेस्ट लिख के भेजोगे, फिर कंपनी उसके नाम पर सर्टिफिकेट इशू करेगी, आपका सर्टिफिकेट कैंसिल करेगी। इन सर्टिफिकेट पकड़ाने से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बिकॉज सर्टिफिकेट शोज ऑनरशिप। ऑनर कौन है? अधिकार को शो नहीं करता। तीनों तरह की डिलीवरी हमको समझ में आ गई होगी। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई गेस आपको 100% क्लियर होगा कि गुड्स एग्जिस्टिंग क्या होते हैं, फ्यूचर क्या होते हैं। डिलीवरी में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सीधा सीधा गुड्स उठा के दे दो तो नॉर्मल में सिंपल वाली डिलीवरी होगी, एक्चुअल डिलीवरी होगी। अगर किसी और के पास से उसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तो कंसिडर डिलीवरी होगी। और कोई डॉक्यूमेंट दिया जाए, डॉक्यूमेंट ऐसा है कि डॉक्यूमेंट देते सामने वाले को अधिकार मिल जाता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तो उससे सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। चाबी वगैरह से भी सिंबॉलिक डिलीवरी हो सकती है। आगे हमने एक चीज़ छोटी सी छोड़ी है, वापस मैं बोल रहा हूँ, हमने छोड़ा है डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।